Welcome friends to the webinar. आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेरियम प्लांट्स। इसके ऊपर अपने बात करेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलाहाबादी है। मैंने बी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में। 21 साल से मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरी खुद की कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। अ, उसका मैं कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। मैंने लास्ट 21 सालों में एज ए कंसल्टेंट काम किया है। बनाना, पपाया, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गुआवा, वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इस लॉकडाउन के दरमियान हमने काफ़ी सारा नया सीखा और हाइड्रोपोनिक्स और एक्वेरियम प्लांट्स के फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत काम किया और वो हमारी बहुत अच्छी रेंज डेवलप हो गई है। हम लोग एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज बना रहे हैं। अब 100% नॉन पॉइजनस हमारे प्रोडक्ट्स हैं। मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हाइड्रोपोनिक्स के लिए और एक्वेरियम प्लांट्स के भी प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं। अगर हमारी कंपनी सूरत बेस्ड है और हमारी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्कर्ष एग्रोकेम www.utkarshagro.com www.utkarshagro.com utkarshagro.com ये सब हमारे ये हैं। तो अब देखते हैं आज अपने क्या है। व्हाट इज एक्वेरियम? एक्वेरियम एक कंटेनर है। ग्लास कंटेनर हो सकता है, ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है जिसके अंदर जीवित जानवर रहते हैं और या प्लांट्स रखे जाते हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है और उसका डिस्प्ले किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है। जो एक्वेरियम के जो टैंक होते हैं बहुत अलग अलग शेप्स में, बहुत अलग अलग साइज में होते हैं। तो उनको साथ में रखा जाता है टू अवॉइड बॉक्सेस ऑफ फिश लुक दैट कैरेक्टराइज सम ऑफ द ओल्डर और फॉर्मल एक्वेरियम। अब के जो एक्वेरियम है वो एकदम अलग तरह के एक्वेरियम दिखाई देते हैं। ड्राई डायोरामास एट द रेयर ऑफ द टैंक क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस। मतलब ऐसे बैक साइड पर ऐसा डायोरामा क्रिएट किया जाता है कि वो इल्यूजन क्रिएट करता हो। तो टैंक की जो हैबिटेट होती है वो जो नेचुरल होती है या फिर फाइबर ग्लास की होती है, उसको इस तरह से पेंट किया जाता है कि वो एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट के जैसा डुप्लीकेशन दिखाई दे। मॉडर्न एक्वेरियम जो आजकल के नए एक्वेरियम हो रहे हैं वो इस तरह से बता रहे हैं कि पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट के स्पीशीज स्पेसिमेन को डिस्प्ले किया जाए। एक्वेरियम एक्सेसरीज जो होती हैं इंडिविजुअल टैंक की, वो उसमें इंक्लूड होता है फिल्टर्स, एयर पंप, लाइट, इलेक्ट्रिक थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल इमर्जन हीटर और कुछ चिलिंग, पानी को चिल करने के लिए। एक्सट्रीम क्लाइमेट में अगर हम रहते हैं तो इन सब चीज़ों की, चिलर की और हीटर की ज़रूरत रहती है। इंडिया के अंदर इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट जाता नहीं तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। In aquarium buildings, the tanks are usually grouped so that they have a common filter and methods of temperature control. Water sterilizer may be included. Plumbing in large aquarium with multiple systems is sometimes complex. Plumbing complex होती है, involve a variety of automatic control and water quality monitoring system. Because of its cost and fragility, glass plumbing, example for aeration or circulation of water within an aquarium, is used only in cases in which low toxicity is essential. लो टॉक्सिसिटी की जरूरत हो तो ही ग्लास प्लम्बिंग की जरूरत होती है, नहीं तो ये प्लास्टिक की प्लम्बिंग बहुत अच्छी खासी चल जाती है। अनप्लास्टिसाइज पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप इज वाइडली यूज। सबसे ज्यादा पीवीसी की अनप्लास्टिसाइड यूज की जाती है। फाइबर ग्लास पाइप एंड इपॉक्सी लाइंड एस्बेस्टोस पाइप आर समटाइम्स यूज्ड, बट लेड एंड हार्ड रबर पाइप्स आर नाउ ऑब्सोलेट। ये पुराना हो गया सिस्टम, इसमें लेड की पाइप या हार्ड रबर की पाइप ली जाती थी। In seawater system, the growth of fouling organisms such as mussels and barnacles is avoided by providing the system with duplicate pipes and alternating their use on a weekly basis. When a line is dry, the few organisms present die and are flushed out when the line is again put into the system. सी वाटर का होता है तो उसके अंदर जो खराब होने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि मुसल्स या बेनिकल्स होते हैं, उसको अवॉइड किया जाता है सिस्टम में अंदर जाने से डुप्लीकेट पाइप लगाकर, और उनको फ्लश आउट किया जाता है वीकली बेसिस पर। घर में अपने एक्वेरियम रखने के, ऑफिस में एक्वेरियम रखने के एडवांटेज क्या है?
6 मेजर बेनिफिट्स हैं। एक, उससे तनाव का लेवल बहुत कम होता है, नींद बहुत अच्छी आती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों कम होते हैं, पेन और एग्जाइटी भी कम होती है, फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चे शांत होते हैं और जिनको नींद नहीं आ रही उनको नींद बहुत अच्छी आती है। एक्वेरियम कैसे काम करता है उसका ये पैटर्न है कि यहाँ से इनटेक हो रहा है ऑक्सीजन का, इनटेक आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम बनाया जाता है, यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, तो पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बनाया जाता है जिससे ढंग से चल पड़े। एक्वेरियम के अंदर फिल्टर मीडिया का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें 3 तरह के फिल्टर मीडिया यूज़ होते हैं नॉर्मली, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। मैकेनिकल मीडिया के बारे में देखते हैं। जो मैकेनिकल मीडिया होते हैं वो जो आँख से दिखने वाले पार्टिकल्स होते हैं एक्वेरियम में उनको दूर करने का काम करता है। जैसे कि फिश का जो एक्सक्रीटा होता है, स्लज होता है, नहीं खाया हुआ फूड होता है, डस्ट होता है, उन सबको मैकेनिकल मीडिया दूर कर देता है। एक्वेरियम का जो पानी होता है उसको एक मैकेनिकल फिल्टर मीडिया के थ्रू पास किया जाता है और पार्टिकल्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है। इकट्ठा होने से बचाने के लिए फ़िल्टर मीडिया को भी रेगुलरली साफ़ किया जाता है ताकि उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहे। जो फ़िल्टर मीडिया के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन में नहीं आते हैं। तो किसी पानी की केमिस्ट्री के साथ में कोई इंटरफेरेंस उसका होता नहीं है। या दिस मीडिया मैकेनिकली और फिजिकली स्ट्रेन सॉलिड्स फ्रॉम द वाटर पासिंग थ्रू इट, व्हिच इज़ वाइटल फॉर द एफिशिएंसी ऑफ योर बायोलॉजिकल मीडिया। ये जो मीडिया होता है वो फिजिकली या मैकेनिकली जो स्ट्रेन सॉलिड्स होते हैं पानी में से उनको दूर कर देता है ताकि जो बायोलॉजिकल मीडिया होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छे कर डालता है। एक बहुत सिंपल बात है कि उसको रेगुलरली साफ करने की ज़रूरत है। फिजिकल मीडिया को तभी रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है जब काफ़ी लंबा समय हो जाए और बहुत सारा डर्ट उसके अंदर इकट्ठी हो जाए। बायोलॉजिकल मीडिया, बायोलॉजिकल मीडिया उसे कहते हैं ऐसी इनर्ट चीज़ जो रिएक्शन में नहीं आती हो, जो प्रोवाइड करता है हाउसिंग हाउसिंग प्रोवाइड करता है, जिससे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं अंदर वो नाइट्रोजेनियस पॉल्यूटेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में हो जाते हैं। ये जो मीडिया होता है उसको रिप्लेस नहीं किया जाता है जब तक वो कुछ इकट्ठा ना हो जाए, क्लॉग ना हो जाए। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो पानी से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। इफ पार्टिकुलेट मैटर गेट्स इनटू द मीडिया, वो ये मीडिया के अंदर, ये पार्टिकुलेट वाला मीडिया के अंदर पानी चला जाता है एंड वाटर का फ्लो जो घटा दिया जाए तो वो ऑक्सीजन की पूरी कमी कर डालता है, फूड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया मर जाते हैं उस एरिया के। इसलिए कहा जाता है कि मैकेनिकल मीडिया पहले यूज़ करना चाहिए और बाद में बायोलॉजिकल मीडिया यूज़ करना चाहिए। केमिकल मीडिया वो होता है जो बना होता है, जैसे पॉलीफिल्टर का बना रहता है। वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने का काम करता है, जैसे कि क्लोरीन है, कॉपर है, डिजॉल्व प्रोटीन है, दवाइयाँ जो अलग अलग दी जाती हैं, टैप वाटर की जो इम्प्योरिटीज़ होती है, उनको इकट्ठा करके अनवांटेड मटेरियल को इकट्ठा करके मीडिया के अंदर पकड़ लिया जाता है। एक्टिवेटेड कार्बन या रेजिन्स और दूसरे एब्जॉर्बेंट केमिकल मीडिया को इकट्ठा करके रखते हैं और डिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स को वहाँ से दूर करने का काम करते हैं। 2 तरह के जो मेजर केमिकल मीडिया हैं वो एक्टिवेटेड कार्बन है और रेजिन्स हैं। Activated carbon is filled with microscopic pores that causes certain organic or inorganic material to stick to them. Fresh carbon works more efficiently than older carbon. When all the pores are filled, the carbon is no longer effective. Carbon removes many harmful elements from your aquarium, such as copper, chlorine, dissolved protein, carbohydrates. It also removes sulfur drugs and antibiotics. So it should be removed when the aquarium is being medicated, then replaced when treatment is completed to remove any leftover medication. Activated carbon is extremely efficient at removing discolorants. Ion exchange resin. This filter media are less utilized than carbon, but are becoming more popular. These work by attracting a specific molecule to adhere to them. Some attract ammonia or nitrate and some remove dissolved organic. आयन एक्सचेंज होते हैं वो कुछ होते हैं जो अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नाइट्रेट को करते हैं और कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक्स को भी करते हैं. Ion exchange resins are also utilized in some carbon mixtures like ChemiPure.
The resins often strengthen the filtering ability of the carbon as well as help biological activity by removing pollutants before they enter the nitrogen cycle. Used properly, chemical filtration can be one of the most useful tool of the aquarist. तीन मेजर चीज़ें चाहिए रहती हैं एक प्लांटेड एक्वेरियम को अच्छी तरह काम करने के लिए। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों को हम एक एक करके अच्छी तरह देखेंगे। कितने तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स में कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बन जो है वो पॉटी से जो एक्सक्रीटा होता है फिश का, उससे मिल जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी से मिल जाता है। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर कहा जाता है। इसे नॉर्मली कैटेगराइज किया जाता है मैक्रो मैक्रो कहा जाता है कि सेकेंडरी और मेजर के कॉम्बिनेशन को। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिंक, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी होते हैं सिलिकॉन, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम। इसमें पॉटेड मतलब एक्वेरियम प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत रहती है वो रहती है आयरन की, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आयरन सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। अभी एक एक करके देखते हैं डेफिशिएंसी क्या होता है। नाइट्रोजन जो होता है एक्वेटिक प्लांट्स में एब्जॉर्ब वो तीन तरह से होता है। अमोनिकल नाइट्रोजन, अमाइड नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो कंटेंट है होता है उसको मेजर करने के लिए NO3 के इंडिकेटर के फॉर्म में उसको टेस्ट किया जाता है। ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है नाइट्रेट का वो 10 to 25 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मिलीग्राम पर लीटर इज पीपीएम, पीपीएम में भी कहा जा सकता है ऑफ NO3। नाइट्रोजन की कमी कैसे मालूम पड़ती है? लोअर लीव्स के अंदर, पुराने पत्तों के अंदर येलोइंग, पीला होना शुरू हो जाता है। जो नए पत्ते आ रहे होते हैं वो छोटे आने शुरू हो जाते हैं, वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कि नाइट्रोजन की कमी आ रही है। कुछ प्लांट्स के अंदर क्लियर कट रेडिश कलर होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज अकरेंस ऑफ ग्रीन फिलामेंटेशियस algae, was algae और हेयर algae इज क्वाइट कॉमन व्हेन जब नाइट्रोजन कमी होती है तो अलग अलग तरह की अलगियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की जो माप रहता है प्लांटेड एक्वेरियम में वो अराउंड 0.1 से लेकर 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ P2O4 रिकमेंड किया जाता है। इसकी कमी दिखाई देती है कि एक तो ग्रोथ स्लो हो जाती है, शूट की टिप्स छोटी होनी शुरू हो जाती है, और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पत्ते डार्क कलर के होने शुरू हो जाते हैं और वायलेट कलर के होने शुरू हो जाते हैं। वायलेट कलर फॉस्फोरस का एक कॉमन सिम्टम है कि जो हर तरह के प्लांट्स में दिखा जाता है। और स्पॉट algae का प्रमाण बढ़ना शुरू हो जाता है जब फॉस्फोरस की कमी होती है तब। पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो अराउंड 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर रहती है। जब पोटेशियम की कमी देखी जाती है तो पत्ते, जो पुराने पत्ते होते हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं, सूखने शुरू हो जाते हैं। शुरू में वो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं और जैसे बड़ा होना होता है विजिबल होल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और येलो और ब्लैक कलर के भी आउटलाइन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन की जिस तरह से कमी दिखाई देती है उसी तरह से पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ कम शुरू हो जाता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नॉर्मली देखी जाती है कि जो पत्ते होते हैं वो पेल येलो और डिस्कलरेशन उनका पुराने लीव्स का होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो वेन्स होती हैं, मेन जो वेन होती है वो हमेशा ग्रीन रहती है। अ, इन सबको कवर अप करने के लिए, चार मैक्रो को कवर करने के लिए हमारी कंपनी उत्कर्ष ने उत्कर्ष एक्वेरियम मैक्रोसेट बनाया है, जो कॉम्बिनेशन है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट का, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट MKP का, पोटेशियम नाइट्रेट का राइट प्रोपोर्शन में, और वो माइक्रो मैक्रो फूड का काम करता है। जो रेशियो रहता है इन तीनों का वो रहता है 6:4:1। जो उत्कर्ष मैक्रो का सेट है वो कम्प्लीटली हार्मलेस है सभी तरह के फिशेस का, श्रिम्प्स का और एक्वेटिक एनिमल्स का, और बहुत बड़े स्केल पर इसका उपयोग भारत के बहुत सारे एक्वेरियम प्लांट्स फार्मर्स इसको यूज कर रहे हैं। ये इन सब का प्रोपोर्शन जो रहता है वो 220 ग्राम के हिसाब से रहता है। तो पहले इसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाया जाता है। जो हमारी पैकिंग भी चार हैं, 220 ग्राम, 240 ग्राम, 880 ग्राम। तो 220 ग्राम को 2 लीटर पानी में लिया जाता है और उसका एक प्रॉपर स्टॉक सॉल्यूशन बनाया जाता है।
50 लीटर एक्वेरियम के पानी के अंदर 10 ml सॉल्यूशन लिया जाता है ऑल्टरनेट दिन के अंदर। सपोज करो कि अगर आप हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैक्रो दे रहे हैं, तो ऑल्टरनेट दिन में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आपको उत्कर्ष का एक्वेरियम माइक्रो एडीटी देना है और संडे को पानी बदलना है। उस दिन आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। अब अपने देखते हैं अलग अलग तरह के माइक्रो। तो माइक्रो में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी जो दिखाई जाती है वो आयन की दिखती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये नए पत्ते के पूरे वाइट या पीले हो चुके हैं पूरा पत्ता, और क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नए पत्तों में होना बंद हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एकदम इजीली आइडेंटिफाई होती है, शूट टिप्स में फास्ट ग्रोइंग स्टेम से पता चल जाता है। द रिच लीफ ग्रीन पेड्स एंड द यंग प्लांट पार्ट assumes a yellow to white color, chlorosis. In case of serious iron deficiency, stunted growth and black dying leaf tissues may also occur. मतलब थोड़ा बहुत पत्ता भी सूखना शुरू हो जाता है जब बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है। आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको पानी के पीएच के ध्यान में रख के आपको अपना क्या बोलते हैं आयरन का सप्लीमेंट लेना होता है। ज़्यादातर एक्वेरियम प्लांट्स के अंदर पानी का पीएच 6.5 से कम रहता है, 6.5 से कम कम रहता है। तो उसके लिए आपको एपी एक्वेरियम लेना है, जो एक्चुअली टेक्निकली एपीडीटीपीए है, जिसमें आयन 11% होता है। वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका पानी का पीएच 7 से 7.5 के बीच में न्यूट्रल वाटर है, तो आप उत्कर्ष पिग्रो एपीडीटीए जिसमें एपी 12% है वो लेना चाहिए। अगर आपका पानी का पीएच 8 से 11 के बीच में अल्कलाइन पानी है, तो आपको उत्कर्ष फीड ड्रिप लेना चाहिए, और इनका उपयोग हमेशा माइक्रो के साथ करना चाहिए। तो ये आयन फर्टिलाइजर्स के अंदर जो अपने अलग अलग ऑप्शंस हैं उसको अपने दे रहे हैं कि इनको यूज़ करने का तरीका एक ही रहता है कि अपने स्टॉक सॉल्यूशन बनाना होता है 10 से 20 ग्राम को 1 लीटर पानी में डालकर, और जो स्टॉक सॉल्यूशन होता है उसमें 10 ml लेना होता है 50 लीटर पानी में, और वो ऑल्टरनेट डेज माइक्रो के साथ, उत्कर्ष माइक्रो ईडीडीए के साथ में इसको यूज़ करना होता है। जब मैक्रो का एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तब उसके साथ में आयन का एप्लीकेशन नहीं करना होता है। कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी नॉर्मली नए पत्तों में देखी जाती है, जिसमें पत्ते टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, छोटे होने शुरू हो जाते हैं, या उसकी जो टिप होती है वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है। कैल्शियम का कमी तब देखी जाती है जब आपने सॉफ्ट वाटर या आरओ पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो पानी के अंदर जो हार्डनेस होती है 200 से ज़्यादा पीपीएम का टीडीएस जब होता है, तो उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट हमेशा अच्छा होता है, तो वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है। लेकिन आप ज़्यादातर हम भी रिकमेंड करते हैं कि आपको आरओ पानी यूज़ करना चाहिए, ताकि दूसरे तरह के जो बिन ज़रूरी सॉल्ट ना आए। तो उसके लिए आपको कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए आप हमारा कैलॉन्ग करके आता है कैल्शियम ईडीटी 10% कैल्शियम वाला, वो आप डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो कैल्शियम की कमी तुरंत दूर हो जाती है। जैसे शुरुआत में एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कि हमारे एक्वेरियम एडीडीए के अंदर, जिसे माइक्रो एडीडीए बोलते हैं, सीएसएमबी भी बोला जाता है, जिसमें 6 मेजर न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं। उसमें कैल्शियम नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो तत्व होते हैं मेजर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर और मैग्नीशियम होता है। इसके अंदर मेजर जो होता है आयरन होता है 5%, मैग्नीशियम 1.5% होता है, जिंक 0.4% होता है, मैंगनीज 2% होता है, बोरॉन 0.04% होता है, कॉपर सबसे कम 0.01% होता है। कॉपर की जरूरत नहीं होती है एक्वेरियम के अंदर। कॉपर ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो algae फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और मोलिब्डेनम 0.06% होता है। इसका पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाया जाता है अराउंड 1 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम एक्वेरियम एडीटी को लिया जाता है, और 50 लीटर एक्वेरियम पानी के अंदर 10 ml दिया जाता है एवरी ऑल्टरनेट दिन। जिस दिन एक्वेरियम मैक्रो सेट दिया जा रहा है उसके ऑल्टरनेट दिन पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को उत्कर्ष एक्वेरियम माइक्रो ईडीटीए मिक्स दिया जाता है, और संडे को पानी चेंज किया जाता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो जैसे आगे बताया कि एपी एक्वेरियम या पिग्रो या फीड ड्रिप, जो आपके पानी का पीएच है उसको ध्यान में रख के उत्कर्ष एक्वेरियम एडीटी के साथ में इसे देना चाहिए। माइक्रोब्स, एक्वेरियम के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, एक्वेरियम के अंदर जो माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं उसको नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर कहा जाता है, जो नाइट्रोजन साइकिल को पूरी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये एमोनिया को निकालने का, दूर करने का काम करता है। एमोनिया और नाइट्रेट को एक्वेरियम से दूर निकालने का काम करता है। माइक्रोब्स का ज़्यादातर जो इंट्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स से होता है, जैसे कि कुछ तरह की मछलियाँ लाई जाती हैं जो ऐसे माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करती हैं अपने स्किन के थ्रू। सब कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो जवाबदार भी होते हैं बैक्टीरियल और पैरासिटिक डिजीज के लिए। मतलब माइक्रोब भी दो तरह के होते हैं, अच्छे होते हैं, खराब होते हैं। तो देखना होता है कि क्या इफेक्ट हो रहा है अपने ऊपर। अ, हमारी दूसरी एक डू इट योरसेल्फ किट भी है, इसमें आप अलग अलग पैकेट्स ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट का। और ये इस प्रोपोर्शन में 120 ग्राम, 20 ग्राम और 80 ग्राम ले सकते हैं। इवन माइक्रो भी आप खुद बना सकते हैं। ये सब जो भी आपको तत्व बताएं वो आप अलग अलग खरीद सकते हैं और अपना खुद का CSMB बना सकते हैं और उसको 40 ग्राम के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी मैक्रो की किट है, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है। अलग अलग 1-1 किलो के पैकिंग में आता है। आप इसको खुद अपने आप मिक्स कर सकते हैं और अपना मैक्रो बना सकते हैं। उत्कर्ष की अपकमिंग रेंज एक्वेरियम प्लांट्स के लिए। लिक्विड कार्बन और आर्गिल कंट्रोल के लिए हम लाने वाले हैं कार्बो एल, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा और आल्गी को माइनस करेगा। कार्बो एल एक मेजर कार्बन सप्लीमेंट है जो कार्बन प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर CO2 सिस्टम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार्बो एल आयन को एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी बढ़ाता है और इट इज़ अ वेरी रिलायबल कार्बन एलिमेंट, source of reliable carbon element which is very useful as intermediate component in photosynthesis। आगे जाके फोटोसिंथेसिस की स्लाइड आएगी तब आपको मालूम पड़ेगा कि कार्बन का क्या महत्व है। इसका डोज रहेगा 10 ml एवरी 100 लीटर्स ऑफ वाटर। CO2 बूस्टर जो है वो लिक्विड कार्बन प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। उत्कर्ष की प्रोडक्टिव सीरीज निकालने वाले हैं, जिसके अंदर पोटेशियम का सप्लीमेंट रहेगा और वो पीएच को भी बैलेंस करके रखेगा और एक एज ए बफर सिस्टम का भी काम करेगा। दूसरा प्रोडक्टिव नाइट्रोजन फॉस्फोरस सीरीज प्रोडक्टिव सीरीज में आएगी, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नेचुरल वाटर मिनरल्स भी होंगे जो प्लांट के हेल्थ और ग्रोथ में मदद करेंगे। दूसरा प्रोडक्टिव आयन और ट्रेस एलिमेंट्स की सीरीज भी निकालने वाले हैं, जिसके अंदर मेजर आयन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ट्रेस एलिमेंट होगा। दूसरी सीरीज आ रही है हमारी उत्कर्ष की एसेंशियल सीरीज। एक एसेंशियल सीरीज के अंदर रहेगा एसेंशियल ग्रोथ इंड्यूसर और एसेंशियल ऑर्गेनिक एसिड। बहुत जल्द ये हम सीरीज निकालने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि कार्बन को क्यों ऐड करना है अपने को। कार्बन CO2 इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर मेन कंपोनेंट का करता है, क्योंकि कार्बन का काम, कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है वो। ब्रॉड डेफिनेशन में देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स लाइट एनर्जी को जो सन से लेकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो एक फूड का सोर्स बनता है। ये जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, ज़्यादातर शुगर के फॉर्म में सिंथेसिस किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से। इस प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, जो मछलियों के लिए और इनवर्टिब्रेट जो दूसरे एनिमल होते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। वो एक तरह का एब्जॉर्ब ऑक्सीजन का काम करता है और उससे मछलियों का ऑक्सीजन का काम पूरा हो जाता है। लाइट की इंटेंसिटी एक सर्टन लेवल पर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को ढंग से करने के लिए। अगर ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करी जाती है तो फोटोसिंथेसिस बहुत फास्ट होना शुरू हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी एक लेवल से ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए लाइट का लेवल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक हमेशा एक सर्टेन लेवल पर ही मेंटेन करना चाहिए एक्वेरियम के अंदर, क्योंकि फिश उसको बाहर छोड़ती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर,
बट वो इतना ज़्यादा उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता कि प्लांट्स को सफिशिएंट हो जाए। अगर हम एक सर्टेन लेवल का प्लांट के अंदर लश ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो मैकेनिकली हमें कार्बन डाइऑक्साइड टैंक के अंदर ऐड करना ही पड़ता है। प्लांट्स ये प्रेफर करते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 10 से 15 ppm होना चाहिए। It is important to keep this value as constant as possible, as high amount of dissolved carbon dioxide could harm your fish and another invertebrates living in your aquarium. If you keep it below 30 ppm, you will be on safe side. मतलब मैक्सिमम आप 30 ppm के लेवल तक जा सकते हो। 30 ppm से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो फिश के लिए और दूसरे जो जानवर हैं अंदर उसके लिए डेंजरस हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की एफिशिएंसी दिखती है तो क्या होता है? A depletion of carbon dioxide can cause a variety of problems within a planted aquarium. The most notable is the stunted growth of plant and peeling in the leaves and stem. मतलब प्लांट का ग्रोथ होना स्टंट होना शुरू हो जाता है और पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्टेम पीली पड़नी शुरू हो जाती है। लगातार अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल कम रहता है तो प्लांट के अंदर डेथ होना शुरू हो जाता है। प्लांट के अंदर लाइम डिपॉजिट पत्तों पे होनी शुरू हो जाती है। डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोनिक एसिड पानी में बन जाता है। इसकी वजह से पीएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और ये मछलियों के लिए बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि जैसे पीएच बढ़ने के लिए मछली और प्लांट दोनों के लिए बहुत हानिकारक स्थिति खड़ी हो जाती है और इसकी वजह से algae की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं अगर बहुत ज़्यादा कम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर देखा जाता है तो। उसकी वजह से algae की वजह से दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जैसे कि अमोनिया पॉइजनिंग। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऐड किया जा सकता है? एक तो प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम होता है जो सबसे बेस्ट और ईजियर ऑप्शन है और रिलायबल भी है, लेकिन बहुत महंगा होता है और उसकी सामने एक कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट को भी अपने बेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मैंने जैसे अभी बताया हमारी सीरीज भी आ रही है जिसके अंदर कार्बो एल करके है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करने का काम करेगा। लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है? लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है फोटोसिंथेसिस के लिए जो पौधे के प्लांट्स के हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। प्रॉपर लाइटनिंग की वजह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकता है जिसकी वजह से अ, मछलियों को ऑक्सीजन मिलता है और उनकी सांसें अच्छी चलती हैं। बहुत ज़्यादा लाइट अगर होती है तो algae का फॉर्मेशन होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से algae ग्रो होती है जो पानी को ग्रीन बनाना शुरू कर देती है, हरा बनाना शुरू कर देती है। बहुत कम लाइट की वजह से प्लांट का ग्रोथ कम होता है, लेकिन राइट तरह की लाइट जब होती है तो छोटे-छोटे स्मॉल स्पॉट्स algae के लीफ सरफेस के ऊपर दिखाने शुरू हो जाते हैं। कुछ तरह की अलगी डिज़ायरेबल रहती हैं, अच्छी होती हैं फिशेज़ के लिए और वो नेचुरल लुक देती हैं एक्वेरियम को, लेकिन काफ़ी सारी अलगी नुकसानकारक होती है। अगर एक्वेरियम को सन सन के विंडो के पास रखा जाए, तो सिर्फ़ 5 घंटे की आर्टिफ़िशियल लाइट की पर दिन ज़रूरत रहती है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट अगर एक्वेरियम को लग रही होती है, तो अलगी का ग्रोथ कंट्रोल के बाहर चला जाता है। अगर इवन आपने आर्टिफ़िशियल लाइट नहीं दी है तो भी। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए एक्वेरियम को ऐसी जगह पे रखना होता है कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट उसको कभी भी ना लगे। आर्टिफ़िशियल लाइट को कम से कम 8 घंटे के लिए जलाना चाहिए, लेकिन 10 से 12 घंटे के लिए काफ़ी लोग चलाते हैं एक ताकि एक अच्छी व्यूइंग मिले दिन के दौरान और शाम की टाइम पे। नॉर्मली जो लाइट जलाई जाती है वो एलईडी की लाइट रहती है जिसे एक्वेरियम का मून लाइट कहा जाता है। ये लाइट को यूज़ किया जाता है नाइट टाइम में, नाइट टाइम साइकिल के अंदर और हॉबिस्ट देखते हैं कि अंधेरे में मछलियों का बिहेवियर कैसा होता है, उसके उसे नाइट टाइम लाइट कहा जाता है। जो वेवलेंथ ब्लू कलर जो छोड़ती है वो ह्यूमंस तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी असर मछलियों की स्लीपिंग साइकिल के ऊपर नहीं होती, सोने की साइकिल के ऊपर नहीं होती है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा लुक क्रिएट करती है, लेकिन मछलियों को कुछ भी ज़्यादा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है।
लाइट का सेटिंग इस तरह से करना चाहिए जैसे कम से कम 8 घंटा और 12 घंटा उसको लाइट मिलना चाहिए। डिपेंड करता है कि हम क्या कितने टाइम तक एक्वेरियम को देखना चाहते हैं। तो कितनी लाइट होनी चाहिए। अगर आपका एवरेज एक्वेरियम है तो आपका 10 घंटा डेली लाइट चलानी चाहिए। अगर ट्रॉपिकल फिश और प्लांट्स है तो 12 घंटा डेली चलाना चाहिए लाइट। कोल्ड वाटर फिश और प्लांट्स है तो 8 घंटा डेली चलाना चाहिए, और बिल्कुल प्लांट्स नहीं है तो बहुत कम लाइट की जरूरत है आपको। एक्वेरियम के अंदर आल्गी को कैसे कंट्रोल करें। आल्गी जो होती है वो अलग अलग कलर की होती है, कभी ब्राउन कलर की होती है, ग्रीन कलर की, रेडिश कलर के एक रेसिड्यू बन जाता है या फिल्म बन जाती है टैंक के ऊपर या ग्रेवल के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर, एक्सेसरीज के ऊपर, और प्लांट्स जो होते हैं एक्वेरियम के अंदर उसके अंदर लग जाता है। हमेशा तरीके होते हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्वेरियम की ना हो जाए और उसको रिवर्स किया जाए। तो एक्वेरियम के ग्रोथ को कवर करने के लिए एक तो लाइटिंग जितनी होनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। सबसे पहला जैसे आगे देखा है हमने कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए। सनलाइट अगर डायरेक्ट लगती है तो वो एल्गी को प्रमोट करेगी करेगी। जो आर्टिफिशियल लाइट जो अगर हम लेते हैं तो देखने का कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, आ, और 8 से 10 घंटे तक ही मिले, ज़्यादा टाइम नहीं मिले। टाइमर को लगा के रखना चाहिए ताकि लाइट्स ऑन ऑफ दिन के दरमियान हो जाए। जैसे अपने आगे देखा कि 8 से 12 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं आप। कम खाना खिलाना चाहिए मछलियों को। ज़्यादातर ओनर जो होते हैं मछली के वो बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं जिसकी वजह से फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा पानी में बढ़ जाता है। छोटी छोटी क्वांटिटी में मछली को खाना देना चाहिए और देखना चाहिए कि मछलियाँ खाना खा रही है कि नहीं खानी है। अगर पूरा का पूरा जो खाना दे रहे हैं अगर खा लिया है 5 मिनट के अंदर, अब 5 मिनट के अंदर उन्होंने कुछ भी बचा दिया तो आप इसका मतलब समझ लो कि खाना ज़्यादा दे दिया गया है। तो जब भी अनईटन जो खाना बच जाता है उसको तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। पानी को बदलते रहना चाहिए ताकि algae का फॉर्मेशन ना हो। 10 से 15% का पानी हर वीक बदलना चाहिए। जैसे संडे बताया कि संडे को बदलना होता है तो न्यूट्रिएंट्स का लेवल भी मेंटेन रहता है। तो ये नाइट्रेट जो पानी के अंदर इकट्ठा हुआ होता है और जो मेन फर्टिलाइजर होता है वो रिमूव हो जाता है। आपको आपका पानी की क्वालिटी क्या है उसको जान के रखनी चाहिए। अगर पानी के अंदर फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उससे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत रहती है। तो फिल्टर से वो कंट्रोल हो जाता है। नाइट्रेट का लेवल भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर नाइट्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो भी अच्छा नहीं रहता है एक्वेरियम के लिए। दूसरा, एक्वेरियम को रेगुलरली साफ करते रहना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि कांच के ऊपर, कोई पत्थर के ऊपर या हार्ड सरफेस के ऊपर अलगी आ रही है तो उसे दूर कर देना चाहिए। स्क्रैप कर देना चाहिए ताकि दूर हो जाए। ग्रेवल जो होते हैं उसको वैक्यूम लगाना चाहिए ताकि उसके ऊपर से अलगी दूर हो जाए। लाइव प्लांट्स लगाने चाहिए। हम तो ये वेबिनारी लाइव प्लांट्स के ऊपर, लेकिन सिर्फ अगर आप सिर्फ मछलियां रख रहे हैं तो अलगे को कंट्रोल करने के लिए आप प्लांट्स लगा सकते हैं। लाइव प्लांट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर डालते हैं जिसकी वजह से अलगी जी सकता है और ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता है। और जैसे ही अगर प्लांट्स रहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ले लेते हैं तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं रह पाता है तो अलगी का ओवर ग्रोथ नहीं होता है। दूसरे अलगी ईटिंग फिश रख सकते हैं जैसे कि CMS फ्लाइंग फॉक्स है, ओटोसिनक्लस है, प्लिकोस्टोमस है, और दूसरी अलगी ईटिंग फिशेज हैं उसको आप रख सकते हैं तो अलगी अपने आप कंट्रोल रहती है। दूसरा, अभी बहुत जल्दी हम उत्कृष्ट अलगी फ्री कंट्रोल करने वाले हैं जिससे आप अलगी को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने ये 6 पॉइंट देखे हैं अलगी को कंट्रोल करने के लिए। एक, पहला, पानी को रेगुलरली चेंज करना है। दूसरा, जो भी अलगी है उसको दूर कर देना, सफाई कर देना है। प्लांट्स को अंदर रखना है एक्वेरियम के अंदर। एल्गी ईटिंग मछलियाँ को या एनिमल्स को अंदर रखना है। लाइट को कंट्रोल में रखना है और जितना खाना मछलियाँ खाती हैं 5 मिनट के अंदर उतना ही खाना देना है। पानी कौन सा यूज़ करना चाहिए, हमारा रिकमेंडेशन है कि हमेशा RO वाटर देना चाहिए, क्योंकि RO वाटर एक ऐसा वाटर रहता है जिसमें कोई कोई भी ज़्यादातर सभी तरह के सॉल्ट्स निकल जाते हैं। तो उसके बाद में हमें जो फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, जितना देने की ज़रूरत है हम उतना देते हैं। अनवांटेड चीज़ें अंदर नहीं होती हैं और कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, और एक्वेरियम के लिए बहुत अच्छा रहता है।
रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी है वो एक्सीलेंट रहता है फिल्टरिंग कंटेमिनेंट्स के लिए, जैसे कि मिनरल्स हैं, क्लोरीन है, लार्ज बैक्टीरिया उन सभी के लिए। लेकिन वो इनइफेक्टिव है काफ़ी सारे बैक्टीरिया के लिए भी। यूवी स्टेबलाइजर्स को अपने एक्वेरियम में क्यों यूज़ करते हैं? UV stabilizers are a piece of equipment that can be added to either a freshwater or saltwater aquarium to deal with algae, bacteria, parasite, virus, and other problematic microorganisms that could have entered the system. Essentially, UV stabilizers are a tube with light of it that emits a certain spectrum of wavelength. The ultraviolet light is designed to penetrate the DNA within a free swimming microorganism to prevent them from growing and further reproducing. यूवी स्टेबलाइजेशन अगर स्टेबलाइजर रखते हैं तो बहुत सारे तरह के सूक्ष्म जीवाणु, एल्गी, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरस का बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है जो अंदर घुस चुके हैं, तो अपना एक्वेरियम एकदम हेल्दी रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एक्वेरियम। तो पीएच क्या है? पीएच ये बताता है कि एसिडिक है पानी या अल्कलिन है। तो अल्कलिन उसको कहा जाता है, अगर अगर पीएच की रीडिंग 7 आ रही है तो वो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा तो अल्कलिन है। pH fluctuation that stems from the changes in carbon dioxide concentration are common in many natural bodies of water. कार्बन डाइऑक्साइड की फ्लक्चुएशन की वजह से जो पीएच में चेंज आता है वो बहुत कॉमन है वाटर बॉडीज के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड्स अप नेचुरल बॉडीज ऑफ वाटर ओवरनाइट ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन की वजह से नेचुरल रात को बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से लेक में या रिवर के अंदर वहाँ पीएच घटना शुरू हो जाता है। जैसे ही लाइट आती है, सनलाइट आती है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शुरू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से वापस से पानी का पीएच बढ़ना शुरू हो जाता है। पीएच का स्विंग एक एक पूरा पॉइंट जो होता है वो बहुत कॉमन देखा गया है नेचुरल रिवर्स में या लेक्स में। ये ज़्यादातर शाम के टाइम पे और दोपहर के टाइम पर होता है। इसकी वजह से कभी फिश या प्लांट के लाइफ के ऊपर नेचुरल वाटर के अंदर कभी भी कुछ ज़्यादा खराब असर नहीं होता है। पीएच को अगर हमें अपने एक्वेरियम के अंदर कंट्रोल रखना है तो हमने बनाया है पीएच अप या पीएच डाउन, जो कुछ ड्रॉप से डालते हैं और ताकि पीएच अपने को जो पीएच मेंटेन करना है 7 के आसपास, 6.5 के आसपास वो अपने मेंटेन कर सकते हैं। वाटर चेंज, पानी का चेंज करना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेंज सम ऑफ योर वाटर ईच वीक। कम से कम 10-15% करना है, अप टू 33% आप पानी हर वीक चेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से जो वेस्ट रहता है वो निकल जाता है, अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और मेनली अमोनिया निकल जाता है, जिसकी वजह से algal फॉर्मेशन, algae का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से algae का ग्रोथ अटक जाता है और आपके प्लांट्स और फिश एकदम खुश रहते हैं। आप पानी को चेंज करने की वजह से यू आर डाइल्यूटिंग योर टैंक वाटर विद फ्रेश क्लीन वाटर एंड देयरफॉर रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर बाई चांस गलती आपके यहाँ पे algae का बहुत ज़्यादा आउटब्रेक आ जाता है तो अपने हम रिकमेंड करेंगे कम से कम 50% पानी आपको पूरा बदल देना चाहिए, जिससे जितने पॉल्यूटेंट्स हैं वो पानी में से निकल जाएं। और algae को भी निकाल देना है ग्लास से, वुड से, प्लांट से, सब जगह से। जितना हम पानी बदल रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी तुरंत डालना चाहिए। लाइट की इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन को भी चेक करना चाहिए, तो इनके लेवल्स भी को मेंटेन करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर कम होगा तो उसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ कम रहेगा और algae का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है अमोनिया की पॉइजनिंग। अमोनिया इज डायरेक्टली टॉक्सिक टू एक्वेरियम फिश। फॉर वन इट कॉजेज केमिकल बर्न टू फिश टिश्यू। फिश का टिश्यू में केमिकल से जला डालती है। इट जनरली हर्ट्स द गिल्स फर्स्ट। जो मछली की गिल्स होती हैं उनको सबसे पहले नुकसान करती है। Even as ammonia burns the gill, fish absorbs it into their bodies where it can damage other tissue. गिल्स के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद फिश अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी वजह से दूसरे टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं। The damage to the gill also causes other problem. This damage makes it harder for the fish to respire. इसकी वजह से फिश जो सांसें नहीं ले पाती ज़रूरी और ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से फिश का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अमोनिया के अंदर अमोनिया की पॉइजनिंग हो गई है वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब फिश को पॉइजन अमोनिया का पॉइजन लगता है तो वो धीमे धीमे जर्की मूवमेंट करनी शुरू हो जाती है, डार्टिंग मूवमेंट उसकी शुरू हो जाती है, कांपनी शुरू हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ अमोनिया
फिश माइट बिकम लिथार्जिक, मतलब एकदम आलस में आ जाती है और एकदम नीचे टैंक के सबसे नीचे जाके बैठ जाती है। आप देखेंगे कि उनके गिल्स भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। यू मे सी द फिश गास्पिंग एट द सरफेस ऑफ द, एकदम सरफेस पे जाके बैठ जाती है और बहुत जोर जोर से अपनी गिल हिलाना शुरू कर डालती है। दिस सिम्टम्स आर अटेम्प्ट बाय द फिश टू कंपनसेट फॉर द डैमेज ऑफ द, उनका गिल्स के डैमेज हो जाते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए वो जोर जोर से गिल्स के कवर को फ्लैप करती है। अमोनिया को कैसे कंट्रोल करें? एक तो मछलियों की ओवर क्राउडिंग कम करने की जरूरत है फ्रेश वाटर एक्वेरियम के अंदर, ओवर फीडिंग अवॉइड करने की जरूरत है। जैसे ही कोई मछली मर जाती है उसको निकालने की जरूरत है, प्लांट प्लांट मैटर को निकाल देने की जरूरत है, लेफ्ट ओवर फूड को निकाल देने की जरूरत है। धीरे धीरे करके फिश को एक्वेरियम के अंदर ऐड करने की जरूरत है। एक टाइम में कुछ ही फिश को डालना चाहिए और अमोनिया और नाइट्रेट के लेवल को भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। जैसे ही ये लेवल जीरो आता है वैसे 25% पानी को बदलना चाहिए और नई फिशेस ऐड करनी चाहिए। अमोनिया के लेवल को वीकली बेसिस पर चेक करना चाहिए और मंथली वाटर चेंज को, पानी को बदलते रहना चाहिए तो ताकि अमोनिया कंप्लीटली कंट्रोल में रहे। कार्बन कार्बन का लेवल एक्वेरियम प्लांट में, कार्बन अराउंड 18 घंटे तक एब्जॉर्ब होता है उसके अंदर। उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन और अलग अलग कंपाउंड में बनने का काम शुरू हो जाता है। ये कार्बन का जो फर्टिलाइजर होता है जो एक्वेरियम के अंदर इट इज यूज्ड विद एडिशनल CO2 सप्लीमेंटेशन एंड विदाउट अ सिस्टम अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कैन बी सीन आफ्टर फ्यू वीक्स। कार्बो ऑयल जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करता है प्लांट्स को जितना जरूरी कार्बन होता है वो प्रोवाइड करता है। उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, कार्बन की वजह से, कार्बन सप्लीमेंटेशन इज यूजुअली रिकमेंडेड टू एक्वारिस्ट विद स्मॉलर टैंक इन विच द इंस्टॉलेशन ऑफ सिलेंडर टुगेदर विद, छोटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिस्टम होता है बिठाना बहुत महंगा रहता है, तो उसके अंदर हम कार्बन सप्लीमेंट्स का रिकमेंडेशन करते हैं। एक्वेरियम के अंदर आप कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं? तो एक्वेरियम के अंदर आप एनाकैरिस, सेजिटेरिया, वेलिस्नेरिया, एम्ब्यूलिया, लुडवेगिया, साइटोकोरिन, विल्लिसी, एपोनोजेटॉन, undulatum, Amazon sword plant, hygrophila, myriphylum, camboba, Caiptocorni, hairgrass, Nufer lilies, Madagascar lace, Ecorus, Nitella, white fern, ये सब प्लांट्स को आप आराम से लगा सकते हैं। मैं हमने काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट अमेजन के ऊपर अवेलेबल हैं और हमारी वेबसाइट उत्कर्ष एग्रोकेम, उत्कर्ष एग्रोटेक पे भी अवेलेबल है। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि एक्वेरियम से लगता, हाइड्रोपोनिक्स से लगता कुछ भी हमारा वेबिनार आ रहा है या कुछ आ रहा है तो आपको बता रहे। हमारे इंस्टाग्राम पे भी हम आप आपको फॉलो कर सकते हैं। ये जो आज वेबिनार अपन ने किया है, ये इसका भी वीडियो हम कल यूट्यूब के ऊपर रख देंगे ताकि आप इसका कॉपी जितनी बार आपको देखना है देख सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे ओपन प्लॉट के लिए बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं। दूसरी हमारी EDTA चिलेटेड फर्टिलाइज़र की पूरी रेंज है जिससे आप अपना CSM भी बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र के हमारे रेडी टू यूज़ फॉर्मुलेशन भी हैं, बहुत सारे हॉबिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसे। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर पूरी रेंज है हमारे पास में हाइड्रोपोनिक्स फर्टिलाइजर्स की, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर की भी कंप्लीट रेंज है। दूसरा, ओपन फील्ड के लिए नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर्स हैं लाइक नीम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की पूरी रेंज है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जो रेंज है ये आपके जो सबस्ट्रेट जो बोलते हैं ना सॉइल, वो सॉइल बनाने का भी बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट ऑल्सो। दूसरा PGR बेस्ड भी हैं, जैसे अभी हमने बताया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बेस्ड भी हम प्रोडक्ट फिशेस के लिए बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। अभी अपने जो अलग अलग क्वेश्चन आंसर हैं उसको देखेंगे। My fault application is low, sir. I am seeing grey algae spots due to lower phosphate. So what fertilizer to? अगर आपके फॉस्फेट्स का लेवल लोअर है
तो आपको एमएपी मोनो अमोनियम फॉस्फेट का यूज करना चाहिए। मोनो अमोनियम फॉस्फेट से आपका या मैक्रो यूज करने से अगर सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो आपको एमएपी मोनो अमोनियम फॉस्फेट का प्रमाण बढ़ाने की जरूरत है। के बारे में बताओ सर। रीमिनरलाइजिंग मतलब आरओ वाटर को रीमिनरलाइज करना की जरूरत रहती है। रीमिनरलाइजेशन जैसे मैंने आपको अलग अलग वो बताया है कि अलग पीपीएम रहते हैं, तो उस पीपीएम के हिसाब से आरओ आरओ के अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं, तो आपको उसको मिनरल्स को ऐड करने की जरूरत होती है। तो मिनरल्स को ऐड करने के लिए आपको मैक्रो और माइक्रो का जिस तरह से हमने रिकमेंड किया है उस तरह से अगर आप यूज करते हैं तो वो मिनरलाइज हो जाते हैं। At what time, Dharmendra ji, at what timing fertilizers work? Fertilizers usually work in the morning time. आप मॉर्निंग टाइम में देते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया काफी अच्छी रहती है जब आपकी लाइट चालू रहती है उस समय। प्लीज ट्राई टू मेक एक्वेरियम सबस्ट्रेट एंड डेडिकेटेड टू एक्वेरियम। सर वेरी सून हम लोग ये बनाएंगे। मेरा आपको सजेशन है कि आप एक्वेरियम के अंदर जो सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं या रूट टैब्स यूज कर रहे हैं उसकी लिंक मुझे भेजिए, कि आप लोगों की वजह से ही आज तक हम इतने सारे प्रोडक्ट बना पाए हैं। बिफोर लाइट, ओके। माई एक्वेरियम वाटर इज मोस्टली। सर एक्वेरियम का पानी बहुत ज़्यादा अल्कलीन अगर है, 10 के ऊपर है अगर आपका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आरओ वाटर यूज़ करिए। आरओ वाटर में यूज़ करने के बाद में जैसे रीमिनरलाइजेशन कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। अगर आरओ वाटर यूज करेंगे तो टीडीएस का लेवल कम रहेगा, और टीडीएस का वाटर कम रखना, लेवल कम रखना ही अच्छा रहता है। तो जितना हमें जो फर्टिलाइजर हमें मैन्युअली दे रहे हैं उतना अगर कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन हमें जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वही हम देते हैं। तो नॉन आरओ यूज करते हैं तो पानी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रह सकता है। सर आपके आरओ आप बोल रहे हैं आरओ नहीं है वैभव जी, लेकिन आरओ वाटर 30-40 पैसा पर लीटर अवेलेबल रहता है, 20 लीटर का कैन मिलता है, तो वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, तो आप वो आराम से यूज कर सकते हैं। सर वी कैन मेक रूट टैप्स, आराम से रूट टैप्स हम बना सकते हैं और आपके लिए अवेलेबल भी कर देंगे। इज आयुर्वेदिक लोहा भस्म कंज्यूमेबल फॉर प्लांट्स टू? सर ये आयुर्वेदिक भस्म के अंदर क्या आता है, कैसे आता है, उसके अंदर दूसरी इम्प्योरिटीज आ रही हैं, वो आपके एक्वेरियम के लिए हार्मफुल भी रह सकता है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि नुकसान कर सकती हैं, प्लांट्स को कर सकती हैं, फिशेस को कर सकती हैं। सो आई विल नेवर रिकमेंड टू यूज सच थिंग्स। आई वॉन्ट टू शेयर अ वीडियो ऑफ ए प्लांटेड टैंक। यस सर, यू कैन शेयर वैभव जी। इन मार्केट सो मैनी कॉस्टली रूट टैप्स। सर हमारा काम ही मेक इन इंडिया करने का है, तो हम आपके लिए रूट टैप्स बहुत अच्छे बना देंगे। वी यूनिट गुड सॉइल। गुड सॉइल हम बना देंगे, खाली मुझे स्पेसिफिकेशन की जरूरत है कि गुड सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी होती हैं, तो वो बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वी कैन मेक इट फॉर यू। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल सर बना सकते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। कैन वी यूज मैक्रो फर्टिलाइजर टू? यस सर, यू कैन यूज आवर मैक्रो फर्टिलाइजर फॉर जनरल प्लांट ऑल्सो। वन सजेशन फॉर आयन, कैन यू मेक लेटराइट सबस्ट्रेट? सर मुझे लेटराइट सबस्ट्रेट के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग ग्लूकोनेट आधारित आयन को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ट्रॉपिका एक्वेरियम सॉइल अडा ब्रांड आर मोस्ट यूजफुल सबस्ट्रेट। ओके गॉट इट अवधू जी, थैंक यू वेरी मच। एंड हाई प्राइजेस, इम्पोर्टेड चीज़ें सब हाई प्राइस की होती हैं। आई एम सीलिंग येलो स्पॉट्स विद होल्स इन माई प्लांट। येलो स्पॉट्स हैं और होल्स हैं, तो दैट इज जैसे हमने मैंने स्लाइड में बताया, दैट इज पोटेशियम डेफिशिएंसी। इमर्स क्रोन प्लांट कन्वर्ट्स टू सबमर्ज वन प्लांट्स इन एक्वेरियम plant. Plants from where hobby source are either grown immersed or in tissue culture. सर मुझे आइडिया नहीं आया कि हाँ इमर्स प्लांट या टिश्यू कल्चर है, बराबर है, पानी में वाला प्लांट है या फिर एक्वेरियम प्लांट है। ओके सर, अपने मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा कि आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं। अगर आपको फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है और आपके प्लांट अगर अच्छे चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपकी जो मछलियां जो एक्सक्रीटा छोड़ रही हैं, तो आपके पानी के अंदर इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जो उसको कन्वर्ट कर दे फूड में, तो आपका काम हो जाएगा। Thank you, Avdut ji, for sharing the links of the products. I am growing all plants easily. I am using Utkarsh fertilizer now.
Thank you, Shubham ji, for your appreciation. Sunlight makes different. Definitely, sunlight makes different. Natural WRGB. Carbon dioxide makes huge difference in absorbing. Definitely, sir. Carbon dioxide makes huge difference in absorbing the nutrients. You have to know minimum sunlight. Sir, sunlight से तो मैंने बोला दूर ही रखना है. Sunlight के बाद एक्वेरियम को रखना ही नहीं है. सर फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स? सर मुझे इस फील्ड के अंदर 21 साल हो गए हैं एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हुए, और केमिकल इंजीनियरिंग भी कर रहा है, तो केमिकल का अच्छा नॉलेज है. तो इस साल न्यूट्रिएंट्स को समझ लिया, और आपके लिए एक्वेरियम बायोट्स के लिए भी हमने न्यूट्रिएंट्स बना डाले. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड फॉर योर पार्टिसिपेशन. And we are closing this webinar here, and thank you very much for joining this one.